डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का या फिर भारत की राज्य व्यवस्था का। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त बैठक, ठीक है, या फिर जॉइंट सिटिंग, ठीक है। इसका जो हमारे भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 108 में, ठीक है। आर्टिकल 108 में इसका उल्लेख किया गया है संयुक्त बैठक का, ठीक है। इसके पहले भी हमने थोड़ा बहुत चर्चा की थी, पर डिटेल में आज हम चर्चा करेंगे संयुक्त बैठक क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसको पढ़ाने से पहले आपको एक बात जाननी पड़ेगी, ठीक है, कि विधेयक किस किस प्रकार के होते हैं, फिर कितने प्रकार के होते हैं ना। विधेयक कोई भी लॉ बनता है या फिर कानून बनता है या फिर आप अधिनियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अधिनियम बनने से पूर्व देखिए कोई भी कानून कैसे बनता है, फर्स्ट हाउस से पास होता है ना, फिर सेकंड हाउस से पास होता है, फिर उसमें यदि प्रेसिडेंट सिग्नेचर कर देता है तो कोई भी जो विधेयक होता है वो कानून बन जाता है ना। फर्स्ट हाउस से पास, मान लीजिए लोकसभा से पास, राज्यसभा से पास, और प्रेसिडेंट यदि साइन कर देता है, ठीक है, तो वो कानून बन जाता है ना। कानून या फिर आप अधिनियम बोल सकते हैं, ठीक है। तो कानून बनने से भी पहले, ठीक है, उसे बोलते हैं विधेयक या फिर बिल, ठीक है। तो ये तो हो गई विधेयक की बात। तो अब हम ये देख लेते हैं कितने प्रकार के विधेयक होते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, ठीक है। एक तो होता है साधारण विधेयक, ठीक है, साधारण विधेयक, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल, है ना, ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा होता है दोस्तों मनी बिल, सॉरी धन विधेयक लिख देता हूँ, पहले हिंदी में लिख देता हूँ, धन विधेयक, है ना, मनी बिल, है ना। तीसरा होता है दोस्तों वित्तीय विधेयक, वित्तीय विधेयक, है ना, इसे बोलते हैं फाइनेंशियल बिल, ठीक है, फाइनेंशियल बिल, ठीक है। और दोस्तों चौथा होता है संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, संविधान संशोधन विधेयक। ये 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो दोस्तों ये 4 प्रकार के विधेयक हमें देखने को मिलते हैं। एक साधारण विधेयक होता है, एक धन विधेयक होता है, एक वित्तीय विधेयक होता है, एक संविधान संशोधन विधेयक होता है, ठीक है। अब देखिए साधारण विधेयक, ठीक है, और वित्तीय विधेयक, ठीक है, ये जो 2 विधेयक हैं, साधारण विधेयक जिसे हम ऑर्डिनरी बिल बोलते हैं और वित्तीय विधेयक जिसे हम फाइनेंशियल बिल बोलते हैं, इन दोनों विधेयकों में, ठीक है, संयुक्त बैठक या फिर ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है, ठीक है। इन दोनों में किसका है, ज्वाइंट सिटिंग, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। लेकिन दोस्तों जो ये धन विधेयक है और संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक है, इनमें संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति संयुक्त बैठक या फिर ज्वाइंट सिटिंग नहीं बोला सकता। ये आपको याद रखना है किस किस में, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में। क्योंकि दोस्तों मैंने धन विधेयक पहले भी चर्चा की है, ठीक है, जब हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था कि धन विधेयक में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है, राज्यसभा सिर्फ इसमें 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती है, इसमें आप कुछ अपने सुझाव दे सकती है, ठीक है, वो भी मानना ना मानना लोकसभा के ऊपर है। तो धन विधेयक पूर्णतः किसके पक्ष में रहता है, लोकसभा के पक्ष में। और जो संविधान संशोधन है, ठीक है, संविधान में यदि कोई संशोधन करना है, उससे संबंधित कोई विधेयक है, ठीक है, तो ये दोनों हाउस से पास होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी से, ठीक है। हम वो आर्टिकल 368 है ना, संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में दिया गया, तो ये हम बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी आपको बस इतना याद रखना है कि संयुक्त बैठक में सिर्फ 2 टाइप के विधेयक पर चर्चा हो सकती है, एक साधारण विधेयक और एक वित्तीय विधेयक, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आगे, है ना। अब कारण जान लेते हैं कि कारण क्या है जॉइंट सिटिंग बिठाने के, ठीक है, कारण क्या हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों 2 हाउस होते हैं हमारा, ठीक है। यदि मान लीजिए पहला हाउस के द्वारा कोई विधेयक पास हो गया, ठीक है, और दूसरे हाउस को यह मंजूर नहीं है, ठीक है, दूसरे हाउस ने इसे अस्वीकार कर दिया, ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। मान लीजिए पहले हाउस से ये पास हो गया, ठीक है, दूसरे हाउस को कुछ उसमें मान लीजिए 10 पॉइंट है, ठीक है, 10 में से 3 पॉइंट में उससे दिक्कत है या फिर मंजूर नहीं है, और वो बोलता है कि इन 3 पॉइंट में आप सुधार कीजिए, कुछ सुधार करिए कि भेजिए, लेकिन पहला हाउस इनको नहीं मान रहा, ठीक है। तो इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं, यदि सदन विधेयक में किए गए संशोधनों से
मानने को सहमत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए दूसरे सदन ने इसमें कुछ संशोधन किया, इसने कोई विधेयक भेजा और इसने मान लीजिए 10 पॉइंट है, ठीक है, 10 में से उसने बोला 2 में आप संशोधन कीजिए, पर ये मान नहीं रहे, मतलब एक दूसरे की मान नहीं रहे, ठीक है, सुन नहीं रहे हैं, तो जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। इसके अलावा दूसरा, यदि मान लीजिए पहले सदन से पास हो गया, ठीक है, और दूसरा सदन 6 माह से अधिक के लिए इसे रखता है और कोई जवाब नहीं देता, ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है दोस्तों जिसमें हम संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखिए पहली कंडीशन क्या है, पहले सदन से विधेयक पास हो गया, ठीक है, दूसरे सदन में गया और दूसरे सदन को ये स्वीकार नहीं है, उसने अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, मान लीजिए पहले सदन से पास हो गया, ठीक है, और दूसरे सदन में के पास जब गया, ठीक है, तो उसमें कुछ संशोधन की बात कर रहा है दूसरा सदन और पहला सदन मान नहीं रहा है, मतलब दोनों सदनों में गतिरोध है, एक दूसरे के सुन नहीं रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन क्या है, यदि दूसरा सदन 6 महीने से अधिक समय के लिए रख लेता है इसको और कोई जवाब नहीं देता। अब 6 महीने में दोस्तों वो वाला समय इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है, जो सत्रावसान वगैरह का टाइम है, मान लीजिए 1 माह का सत्रावसान था बीच में, या ठीक है कोई छुट्टी थी, तो वो वाला समय इसमें 6 महीने में काउंट नहीं होगा, ये बात आपको याद रखना है। तो ये 3 कंडीशन है, ठीक है, संयुक्त विधेयक की, ये आपको याद रखना है। उपरोक्त 3 परिस्थितियों में संयुक्त बैठक या फिर जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब दोस्तों आगे चर्चा करते हैं इसमें और भी, ठीक है, आगे और क्या पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब इसकी दोस्तों अध्यक्षता देख लेते हैं हम, अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता। ठीक है, देखिए अब अध्यक्षता आपको गौर से सुनना है। सबसे पहली बात तो कौन करता है अध्यक्षता, इसकी लोकसभा का अध्यक्ष होता है जो, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष होता है जो, ठीक है, वही ज्वाइंट सिटिंग की या फिर संयुक्त बैठक की क्या करता है, अध्यक्षता। एक और बात बताना भूल गया दोस्तों, इसको बुलाता कौन है, ठीक है, संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। ठीक है, इसको आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। अब यदि दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, ठीक है, तो सेकंड नंबर पे यदि ये उपस्थित नहीं है लोकसभा अध्यक्ष, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, उपाध्यक्ष, है ना, लोकसभा का उपाध्यक्ष। मान लीजिए लोकसभा का उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है, ठीक है, तो तीसरे नंबर पे कौन करेगा, राज्यसभा के उपसभापति। अब देखिए यहाँ पे उपसभापति है दोस्तों, सभापति नहीं है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि सभापति यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि सभापति जो होता है किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं, वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा के सभापति होते हैं। इसलिए विशेष तौर पर आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको घुमा सकता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, चौथा यहाँ पर लिख देगा क्या, सभापति, और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कभी भी सभापति नहीं करता क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये 3 करते हैं, यदि लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, लोकसभा अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। और यदि दोस्तों ये तीनों नहीं है, ठीक है, तो उस जो संयुक्त बैठक में जो लोग बैठे हैं, ठीक है, उन्हीं में से एक सदस्य को चुन लिया जाता है अध्यक्षता के लिए सर्वसम्मति से। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो ये तो हो गई अध्यक्षता की बात। ठीक है, और नोट डाल के दोस्तों लिख लेना आपको। ठीक है, एक नोट डाल के आप नोट्स में लिख लीजिए, नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, कि सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं करता है। ठीक है, सभापति अध्यक्षता नहीं करेगा। ठीक है, ये विशेष तौर पर आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी कोरम संख्या, है ना। कोरम संख्या क्या होती है, मैंने पहले भी आपको बताया, लोकसभा राज्यसभा जब पढ़ाया था, है ना। कोरम संख्या, कोरम संख्या दोस्तों मतलब जो बैठक हो रही है उसकी मिनिमम संख्या, मतलब मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए जब ताकि उसकी बैठक संपन्न हो सके। ठीक है, तो कोरम संख्या 1/10 है। ठीक है, लोकसभा में भी हमने, राज्यसभा में भी पढ़ा था 1/10 ही होती है। तो कोरम संख्या का मतलब ये है दोस्तों कि जो बैठक हो रही है संयुक्त बैठक, ठीक है, इसमें मिनिमम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए लोकसभा की कितनी है अभी 545 है ना, 545 है, और राज्यसभा की भी कितनी है 245 है। ठीक है, तो इसका 1/10 होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, कुल सदस्य संख्या। इसके बाद दोस्तों आगे हम चलते हैं, कोरम संख्या हो गई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों संयुक्त बैठक की जो कार्यवाही होती है, ठीक है, उसमें जो लोकसभा की कार्यवाही की प्रक्रिया होती है, ठीक है, इसकी जो भी प्रक्रिया होगी क्या होगी, कैसी होगी, प्रक्रिया कैसी होगी संयुक्त बैठक की, जैसी लोकसभा की प्रक्रिया होती है ना, उसी प्रकार की सेम प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। मतलब जो लोकसभा में नियम फॉलो होते हैं
वही संयुक्त अधिवेशन में फॉलो होंगे, ठीक है। राज्यसभा में जैसे नियम होते हैं वैसे नियम नहीं चलेंगे यहाँ पे, लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार यहाँ पर नियम लागू होंगे, ठीक है। तो प्रक्रिया में आपको याद रखना है, ठीक है। और एक और जब देखिए, और एक और पॉइंट आप याद रख लीजिए कि इसमें पावरफुल कौन है, पावर किसके पास ज़्यादा है, लोकसभा के पास है। अब देखिए लोकसभा के पास पावर कैसे ज़्यादा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली बात तो इसमें कोई भी विधेयक जब बिल कानून बनेगा, ठीक है, तो आपको पता होगा 50% + 1, ठीक है, मतलब बहुमत से विधेयक को पारित किया जा सकता है, ठीक है। मतलब 50% + 1 का बहुमत है, ठीक है, जॉइंट सिटिंग में, तो कोई भी विधेयक कानून बन जाएगा, ठीक है, राष्ट्रपति की सिग्नेचर के बाद, ठीक है। तो अब देखिए जो लोकसभा है उसकी सदस्य संख्या ज़्यादा होती है 545, और राज्यसभा की कम होती है। तो ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा होगा, इसके सदस्य ज़्यादा हैं, इसके कम हैं, तो पावरफुल कौन हुआ, लोकसभा। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। एक पॉइंट ये हो गया। एक ये इसकी प्रक्रिया मैंने बताया कि लोकसभा के अनुसार होती है, तो यहाँ पर ज़्यादा फायदे किसको हैं, लोकसभा को है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है संयुक्त अधिवेशन में, ठीक है। एक पॉइंट ये आपको हो गया। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम विधेयक कैसे पास होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मान लीजिए कुल उपस्थित सदस्यों का उपस्थित व वोट देने वालों का के बहुमत से ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों उस दिन जिस दिन संयुक्त बैठक चल रही है, ठीक है, उस दिन मान लीजिए 150 सदस्य उपस्थित हैं, ठीक है, लोकसभा व राज्यसभा के, ठीक है। तो कितने सदस्य चाहिए होंगे, इसका आधा कितना हो, 76। यदि 76 सदस्यों की मंजूरी है, ठीक है, तो ये जो भी विधेयक है, ठीक है, वो पास हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, मतलब साधारण बहुमत से ये पास हो जाता है विधेयक, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों अभी तक कितनी बार टोटल संयुक्त बैठक हुई है, तो 3 बार अभी तक टोटल संयुक्त बैठक हुई है, ठीक है। कब कब हुई है, एक पहला था दहेज प्रतिषेध विधेयक, ठीक है। दहेज प्रतिषेध विधेयक ये आया था दोस्तों 1960 में, पहली बार हुई जब संयुक्त बैठक, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों कब हुई, बैंक सेवा आयोग विधेयक, ठीक है, ये कब आया, 1977 में, ठीक है। और तीसरी बैठक कब हुई, संयुक्त बैठक, आतंकवाद निवारक विधेयक, ठीक है, ये कब हुई, 2002 में, ठीक है। तो ये 3 बार दोस्तों अभी तक संयुक्त बैठक का आयोजन हुआ है। पहली बार हुआ था 1960 में, ठीक है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम विधेयक आया था। इसके बाद सेकंड बार हुआ बैंक सेवा आयोग विधेयक आया था 1977 में, और तीसरी बार हुआ आतंकवाद निवारक विधेयक 2002 में, ठीक है। तो 3 बार अभी तक संयुक्त बैठक हो चुकी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो ये दोस्तों सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे लगभग कवर कर दिए, ठीक है, संयुक्त बैठक या फिर ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड। एक पॉइंट और है दोस्तों, ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब मैंने आपको सत्रावसान विघटन के बारे में बताया था, उस टाइम भी मैंने बताया था संयुक्त बैठक के बारे में, ठीक है। मान लीजिए लोकसभा का विघटन हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद विघटन हो गया है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। यदि विघटन हो गया है, ठीक है, लोकसभा का यदि विघटन हो गया है, ठीक है, तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। परंतु राष्ट्रपति ने आदेश निकाल दिया है, ठीक है, कि संयुक्त बैठक होना है, ठीक है, राष्ट्रपति ने आदेश दे दिया है संयुक्त बैठक का, और उसके बाद लोकसभा का विघटन होता है, ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन होगा या फिर संयुक्त बैठक होगी। ये बात आपको याद रखना। मैंने क्या बोला एक बार रिवीजन करता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। देखिए मान लीजिए लोकसभा विघटन सिर्फ लोकसभा का होता है, ठीक है। यदि आपको पता नहीं है विघटन क्या होता है तो आप मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए लोकसभा का विघटन हो गया, ठीक है, तो विघटन हो गया तो उसके बाद ज्वाइंट सिटिंग या फिर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है, ठीक है। दूसरी बात, यदि राष्ट्रपति ने, ठीक है, संयुक्त बैठक का आदेश निकाल दिया, ठीक है, आदेश दे दिया कि संयुक्त बैठक होना है, और उसके बाद लोकसभा का विघटन हो जाता है, फिर भी संयुक्त बैठक होगी, ये बात आपको विशेष तौर पर याद रखना है। बस ये लास्ट पॉइंट था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद एक बार मैं आपको फटाक से रिवीजन करूंगा, फिर इसके बाद हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने बात की ज्वाइंट सिटिंग की, आर्टिकल 108 में इसका उल्लेख है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 4 प्रकार के विधेयक होते हैं, ठीक है।
साधारण धन विधेयक, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। इसमें से विशेष तौर पर साधारण विधेयक और वित्तीय विधेयक, ये दो विधेयक के संबंध में ही संयुक्त बैठक का आयोजन किया जा सकता है। ठीक है, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है, फैक्ट के तौर पर। ठीक है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा कारण क्या है दोस्तों? कारण ये है कि यदि दोनों सदन के बीच में गतिरोध की स्थिति है, गतिरोध में मतलब ये 3 कंडीशन मैंने बताई, एक सदन से दूसरे सदन में विधेयक जाता है वो नामंजूर कर देता है। ठीक है, यदि एक सदन से दूसरे सदन में जाता है उसे कुछ पॉइंट में मंजूरी नहीं है, ठीक है, संशोधन की बात करता है। इसके अलावा 6 महीने से अधिक दूसरा सदन उसको रखता है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको मैंने अच्छे से बता दिए। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको, इसके अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष लोकसभा का, उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति। ठीक है, और उपसभापति भी नहीं है तो जो उस बैठक में सदस्य है उनमें से कोई एक चुन लिया जाता है। ठीक है, और विशेष तौर पर नोट डालना कि सभापति इसकी अध्यक्षता नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसका रीज़न है क्योंकि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है। इसके अलावा इसकी कोरम संख्या 1/10 होती है। ठीक है, प्रक्रिया लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार अपनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा और क्या बताया मैंने? ठीक है, पावरफुल कौन है? लोकसभा है। ठीक है दोस्तों, तो इतने पॉइंट थे दोस्तों संयुक्त बैठक में। आशा करता हूँ आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा। इसके अलावा भी यदि कोई डाउट है, ठीक है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जोड़ सकते हैं और को अपना डाउट पूछ सकते हैं। गर्मी एक्चुअली बहुत ज़्यादा है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको आज का लेक्चर या फिर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।